ठुमरे ठुमरे। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का किया उद्घाटन। पीएम ने सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का किया भूमि पूजन। सरदार धाम समाज के कमजोर वर्ग के लिए करता है काम, रोजगार का अवसर भी कर रहा है प्रदान। हरियाणा करनाल में किसानों और प्रशासन में समझौता। 28 अगस्त की घटना की न्यायिक जांच के आदेश, 1 महीने में पूरी होगी मामले की न्यायिक जांच। तत्कालिक एसडीएम को भेजा गया छुट्टी पर। मृतक किसान के 2 परिजनों को मिलेगी नौकरी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जम्मू कश्मीर दौरा। कृषि मंत्री से केसर उत्पादक किसानों ने की मुलाकात। केंद्र सरकार ने पामपोर में केसर की महक बिखेरने की कोशिश की। पोषण संबंधी एनीमिया के समाधान के लिए वेबिनार का हुआ आयोजन। खुले बाजार में फोर्टिफाइड चावल लाने की योजना। पायलट परियोजना के तहत 7 राज्यों में फोर्टिफाइड चावल किए जा रहे हैं वितरित। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। पीएम ने सरदार धाम द्वितीय चरण के कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। सरदार धाम समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक विकास और उनकी प्रगति की दिशा में काम करता रहा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार अवसर भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के फैसले का जिक्र भी किया। और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम हिंदुस्तानियों को सौंप करके गए हैं। हमें ये प्रण करना है कि हम अपने सरदार के संस्कारों को पूरी पवित्रता के साथ आने वाली पीढ़ियों में भी उतारने में कोई कमी नहीं रखेंगे। જ્યારે સમાજ નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણનો આદર્શ આકાર લે ત્યારે લક્ષ્યોની સાથે પરિસર પણ એટલું જ વિશાળ હોય છે, જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે સરદાર ધામ। સમાજ નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણનો સંકલ્પ। રૂપિયા 200 કરોડના અંદાજિત ખર્ચ પર બનેલું આ વિશાળ બિલ્ડિંગ દીકરીઓને બનાવશે આત્મનિર્ભર અને દીકરાઓને દોરી જશે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ। અહીંયા આંગળીના ટેરવે હશે દુનિયાભરનું જ્ઞાન અને પુસ્તકો બનશે સાચા રાહબર। ઉપરાંત સરદાર ધામમાં દરેક દીકરી માટે તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે વિના મૂલ્યે। અહીંયા યુવા શક્તિના માર્ગદર્શન માટેની સુવિધા પણ છે, એ પણ સરદાર સાહેબના સાનિધ્યમાં। કારણ કે જ્યારે લક્ષ્યો વિશાળ હોય, દૃષ્ટિકોણ વિરાટ હોય, ત્યાં સંકલ્પને સિદ્ધિમાં પરિવર્તિત। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था जितनी प्रभावित हुई थी उससे अधिक तेजी से वापस ऊपर जा रही है। पीएम ने कहा कि पीएलआई जैसे कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। किसानों, नौजवानों को सहकार की शक्ति का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है। आज एक और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए
सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि आज समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारी शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को शुरुआत से ही छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करेगी। कोरोना की महामारी आई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आंच आई, भारत पर भी इसका काफी असर हुआ आया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के कारण जितना ठहरी थी उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डिफेंस में थी तब हम रिफॉर्म्स कर रहे थे। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही थी तो हमने नए हालातों को भारत के पक्ष में मोड़ने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की। अभी पीएलआई स्कीम को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के टेक्सटाइल सेक्टर को, सूरत जैसे शहरों को होगा। हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच धरना खत्म करने पर सहमति बन गई है। दोनों ही पक्षों में हुई कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आम सहमति से निर्णय हुआ है कि हरियाणा सरकार 28 अगस्त को ही घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी। ये जांच 1 महीने में पूरी होगी। इस दौरान तत्कालीन एसडीएम छुट्टी पर रहेंगे। हरियाणा सरकार मृतक किसान के 2 परिजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी भी देगी। जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषि नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी, यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में न केवल विकास की बयार बह रही है बल्कि सीधे वहां की जनता से सरकार संवाद भी कर रही है। जिस पुलवामा में पाकिस्तान ने आतंकी फसलें बोने की कोशिश की थी, वहीं के पमौर में सरकार ने केसर की महक बिखेरने की कोशिश की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वहां केसर उत्पादक किसानों से बातचीत की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को लगातार प्राथमिकता दे रही है। राज्य में तमाम नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं और विकास के काम हो रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर राज्य का दौरा करके विकास के कामों को और गति दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कश्मीर प्रवास के दौरान शुक्रवार को पुलवामा के पम्मौर स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र गए, जहां वे केसर उत्पादक किसानों से रूबरू हुए। केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय केसर मिशन के अंतर्गत कश्मीर को अभी तक 266 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रदान की है। वहीं इस केंद्र विशेष के लिए 38 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदराजे भी थीं। बाद में मंत्रियों व सांसदों के दल के साथ केसर उत्पादकों, प्रगतिशील किसानों व हितधारकों का संवाद सत्र आयोजित किया गया। कृषि मंत्री ने जम्मू कश्मीर के किसानों से आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। चाहे वो सेव का किसान हो, चाहे वो अखरोट का किसान हो, किसान किसी भी फसल को करता हो, किसान के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले उन्हें केसर के लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलो के भाव ही मिल पाते थे, लेकिन प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग व अन्य सुविधाएं विकसित होने से उन्हें उनकी केसर की 2 गुनी से ज्यादा कीमत मिल रही है।
प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, इस इरिगेशन को फाल बनाने के लिए उन्होंने मुतल्लिका अमला से कहा है कि आप ज़मीन पर देखें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इस इरिगेशन को चलाने में कहाँ पर दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को स्क्रूटनाइज करके हमें बता दीजिए, आगे किस तरह चलाएंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान मंत्री ने एलओसी के पास अग्रिम चौकी का दौरा किया और क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने सेना के अधिकारियों और सैनिकों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कांडी खास बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में 72 लाख रुपए के सिंथेटिक हैंडबॉल कोर्ट की आधारशिला रखी और यूथ क्लब के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार क्षेत्र, विशेष रूप से सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा का समग्र विकास करके इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए, एक किस्म से जो हमने केंद्र से यहाँ योजनाएं दी हैं, केंद्र सरकार ने जी खोल के जो धनराशि दी है उसका उपयोग नीचे तक जा रहा है और कितना जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। अभी हम पीछे वो गांव में गए थे जहाँ हमने आज चोगल में वहाँ देखा कि बहुत अच्छा जनसभा भी हुई है, लोगों में बहुत ही उत्साह भी था। वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हॉल्टी टूरिज्म को किस तरह से हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे उसके नमूने भी लोगों ने दिखाए हैं। बाद में मंत्री ने बागवानी बेस स्टेशन चोगुल का दौरा किया और बागवानी विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट। और त्योहार के मौसम में देश के उपभोक्ताओं को खाद्य तेल की सर्वसुलभ और उचित दामों पर आपूर्ति हो सके, इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और जन वितरण मंत्रालय द्वारा राज्यों को पत्र लिखा गया है। इस विषय पर नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि सरकार ने होलसेलर्स, रिटेलर्स, स्टॉकर्स से खाद्य तेल, बीज और तेल की जानकारी देने के लिए कहा है ताकि देश में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए कि राज्य में जो होलसेलर्स हैं, रिफाइनर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास कितना ऑयल सीड का स्टॉक अवेलेबल है और कितना ऑयल्स अवेलेबल है, एडिबल ऑयल्स, उसको वो डिस्क्लोज करें सेक्शन 3 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत। और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सभी जो रिटेलर्स हैं वो तेल के दाम को प्रोमिनेंटली अपनी दुकान के बाहर डिस्प्ले करें कि किस रेट के ऊपर वो बेच रहे हैं। इस दौरान सुधांशु पांडे ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में पारदर्शिता लाने के लिए राज्यों के साथ बैठक हुई जिसमें खाद्य तेल व्यापारियों को और खाद्य तेल विक्रेताओं ने सहयोग का वादा किया। इसी को आगे कदम को बढ़ाते हुए सभी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हुई और सभी जो एडिबल ऑयल सेक्टर के इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनके साथ भी चर्चा हुई। दोनों ने ही इस कदम को सराहनीय बताया और इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से इस पे पूरा कोऑपरेशन देने का वादा भी किया। और सरकार द्वारा फसलों की एमएसपी बढ़ाए जाने का जहां एक और देश भर के किसानों ने स्वागत किया है, वहीं किसानों के एक वर्ग में इसे लेकर संशय भी है। डीडी न्यूज पर एक विशेष कार्यक्रम में एमएसपी को लेकर व्याप्त आशंकाओं को लेकर विशेषज्ञों ने तस्वीर साफ की। जब एमएसपी की घोषणा की जाती है तो यदि हम 22-23 की घोषणा कर रहे हैं तो हम पुराने आंकड़ों का ट्रेंड लेकर उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि 22-23 में डीजल की कीमतें क्या होंगी, खाद की कीमतें क्या होंगी, लेबर का बेज रेट क्या होगा और एवरेज कॉस्ट किसान को क्या आएगा। तो वो जो एमएसपी की घोषणा है वो प्रोजेक्टेड कॉस्ट के आधार पर होती है। एक भ्रांति जो किसानों के मन में होती है वो ये होती है कि हम जो पुरानी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का डाटा है वो उसको यूज करते हैं, उसके बेसिस पे एमएसपी डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो 2 साल पुराना जो डाटा होता है तो उसका हम कॉस्ट प्रोजेक्शन जो है वो
जो हमारे प्राइस इंडिसेस होते हैं उसके बेसिस पे करते हैं, और वो बिल्कुल जैसे मान लीजिए अगर हमारी रिपोर्ट जो है जुलाई में सबमिट होती है तो वो जुलाई तक के प्राइसेस इसमें रिफ्लेक्टेड होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम वो इन्फ्लेशन या जो आपके बाकी इनपुट के प्राइसेस जो बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में नहीं रखते, तो वो जरूर उसको भी ध्यान में रखते हैं। एमएसपी के साथ साथ एक और मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसान मंडियों से जुड़े विषय पर बातचीत कर रहे हैं। दरअसल सीमांत किसानों के सामने अपनी फसल बेचने के लिए बाजार एक बड़ी ज़रूरत है और इसीलिए केंद्र सरकार मंडियां मजबूत कर रही है और किसान उत्पादक संगठन भी इसी दिशा में एक अहम कदम है। पंजाब और हरियाणा में मंडियां इतनी विकसित हैं और बाकी देश को यदि हम देखें तो वहां 50% से ज्यादा मार्केटेबल सरप्लस मंडी के बाहर बिकता है, औने पौने दाव में बिकता है। मंडी में कैपेसिटी ही नहीं है उसके जाने की। तो ये जो लॉ बनाए हैं ये पूरे देश का जो हित है उसको ध्यान में रखकर बनाए हैं। जब मंडियों की इतना समर्थ ही नहीं है कि 100% मार्केटेबल सरप्लस वहां बिक सके, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये मंडियों को बंद करने के लिए किया जा रहा है? हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़े किसानों से ज्यादा होती है, तो वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा मार पड़ती है वो ये है कि वो मार्केट तक नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि उनका प्रोड्यूस कम होता है। तो उसको कैसे हम एग्रीगेट करें, उसको एग्रीगेट करने के लिए जो एक सरकार ने जो ये एफपीओस का जो कॉन्सेप्ट जो एक अभी प्रमोट किया है, तो मेरे ख्याल से एक जिसको कहते हैं कि एक मेजर जो माइलस्टोन जो होगा वो यही होगा कि अगर हम एक इफेक्टिव और वाइब्रेंट एफपीओस को अगर डेवलप कर पाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, तो हम प्रोड्यूसर को जो है कंज्यूमर से उसको डायरेक्टली लिंक कर पाएंगे। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कैबिनेट की ओर से रबी फसल की बुआई से पहले 6 फसलों के लिए नई एमएसपी घोषित किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने यह भी कहा कि एमएसपी घोषित करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि हर फसल का एमएसपी लागत मूल्य से 50% से ऊपर हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं, इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। अगली खबर मदुरै से। मदुरै में एक शख्स हैं थिरुमुरुगन, जिनकी पत्नी को कोरोना वायरस ने उनसे छीन लिया। उनकी याद में थिरुमुरुगन ने बेहद दिलचस्प एक बीड़ा उठाया है। चूंकि उनकी पत्नी को पर्यावरण से बेहद लगाव था और अक्सर वे प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को जागरूक भी करती थी, लिहाजा उनके पति अब 1 साल में 4 लाख सीड बॉल्स लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। थिरुमुरुगन की पत्नी का नाम राधा जयलक्ष्मी था, जो मदुरै के एक स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन इस साल कोविड के कहर ने उनकी जान ले ली। थिरुमुरुगन अपने बेटे के साथ अब तमाम जगहों पर जा रहे हैं और ये बीज बॉल्स लोगों को बांट रहे हैं ताकि लोग पेड़ लगा सकें। थिरुमुरुगन कहते हैं कि उनकी पत्नी ने अपने जीवन काल में 1 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई थी और अब वे उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए किसान, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं मंडी की। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये बीते 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल में 61,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,01,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4 करोड़ हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 9 सितंबर को धान का भाव रहा 1,890 रुपए। 10 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,890 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात के दहगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 38 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 सितंबर को धान का भाव रहा 1,562 रुपए, जो 9 सितंबर को 1,600 रुपए था। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 सितंबर को धान बिना किसी घटत बढ़त के 1,950 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 9 सितंबर को धान का भाव था 1,520 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,530 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सामान्य धान के भाव की बात करें तो लखीमपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 1,470 रुपए। संडीला मंडी में भाव रहा 1,520 रुपए, जबकि राज्य की गोंडा मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1,525 रुपए पर हुए। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन ही हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 75,000 टन से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,59,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। शुक्रवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडी में मसूर की आवक ज्यादा रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9 सितंबर को मसूर का भाव रहा 8,350 रुपए। 10 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,350 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के सौदों में 40 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 सितंबर को मसूर का भाव रहा 6,000 रुपए, जो 9 सितंबर को 5,960 रुपए था। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में 9 सितंबर को मसूर का भाव था 5,760 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 5,750 रुपए पर हुए, जबकि गोंडा मंडी में मसूर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ गुरुवार को मसूर का भाव रहा 6,950 रुपए,
शुक्रवार को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 6,960 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में मसूर का भाव रहा 6,340 रुपए, करवी मंडी में भाव रहा 7,300 रुपए और मेहरौनी मंडी में मसूर का भाव रहा 5,007 रुपए, जबकि राज्य की बलरामपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,400 रुपए पर हुए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।